नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 10 जून 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का यह वीडियो होगा। आज के वीडियो में हम लोग क्या सब देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग जोजिला सुरंग के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यह सुरंग में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू प्राप्त किया है। समझेंगे कि क्या है, कहाँ पर बनाया जा रहा है, क्या इसके उद्देश्य हैं और किस प्रकार से हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परसों से 12 जून से फुल लेंथ टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं हम लोग अचीवर ग्रुप में, जिसमें वीडियो एक्सप्लेनेशन भी आएंगे। तो जिन्हें भी जुड़ना हो जुड़िएगा, काफ़ी बेहतर रहेगा वो आपके कंप्लीट रिवीजन के लिए। एक तरीके से प्रीलिम बूस्टर टाइप का होगा कि अगर आपने पढ़ लिया है तो उस 15 टेस्ट के ज़रिए आपका कंप्लीट रिवीजन मैं करवा दूँगा। और क्या पढ़ेंगे हम लोग, फर्टिलाइज़र सब्सिडी का बर्डन सरकार के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। फर्टिलाइज़र क्राइसिस के बारे में तो मैं पिछले 2-3 महीनों से बोलता आया हूँ, अब उसी का स्वरूप हमें दिखना शुरू हो रहा है। तो यह बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी बिगाड़ेगा और किसानों के खेत के उर्वरता को भी यह बिगाड़ने वाला है। इस बार प्रोडक्टिविटी तुलनात्मक रूप से कम जरूर ही होगी। इसके अलावा खान सर का जो मुद्दा है, जिसमें एंटीसिपेटरी बेल एंड आर्म्स एक्ट जो है यह चर्चा में है, क्योंकि उनके ऊपर में आर्म्स एक्ट लगाया गया है। समझेंगे कि क्यों लगाया गया, क्या कारण है और आर्म्स एक्ट क्या है, कब बनाया गया था। पहले औपनिवेशिक काल का कानून था, उसको बाद में परिवर्तित किया गया। एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है, किसे मिलता है, उन्हें क्यों नहीं मिला एंटीसिपेटरी बेल, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। एक एक करके शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक क्या है आज का। स्ट्रेटजिक 13 किलोमीटर जोजिला टनल कनेक्टिंग कश्मीर एंड लद्दाख अचीव्स ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कि बड़ा अचीवमेंट हमने प्राप्त कर लिया। दरअसल में हुआ क्या, तो कोई भी टनल बनता है, टनल इंजीनियरिंग जो होता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स माना जाता है। मेट्रो बनाना, ज़मीन के अंतर्गत मेट्रो बनाना, इसको कॉम्प्लेक्स माना जाता है। तो इसी में हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया है। जब भी कोई टनल बनना शुरू होता है तो दोनों तरफ से बनाना उसको शुरू किया जाता है। इस तरफ से भी बनना शुरू हुआ और इस तरफ से भी बनना शुरू हुआ। अब ये दोनों एक ही जगह पर आकर के मिलेंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। यही चैलेंज हुआ जब आखिरी जो इसके बीच की परत थी वो टूट गया और उसके बाद से पहली बार कोई भी वाहन आसानी से इस तरफ से उस तरफ गए हैं। अभी कमर्शियल रूप से इसको ओपन नहीं किया गया है और ना ही सैन्य रूप से इसको ओपन किया गया है, लेकिन ये ज़रूर है कि हमने सफलता प्राप्त कर ली है। इसके बाद तो अब फिनिशिंग का ही काम बचता है। जो मुख्य काम था उसे कंप्लीट कर लिया गया है। सैन्य रूप से कहा गया है कि दिसंबर 2026 तक सैन्य रूप से परिचालन योग्य यह हो जाएगा। सेनाएं इमरजेंसी में इस टनल को पार कर सकती हैं। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए, इसलिए इसको ज़रा डिटेल में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मूल मुद्दा क्या है, तो कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच ऐतिहासिक शीतकालीन अलगाव, जो सीजनल आइसोलेशन हो जाता था। क्योंकि शीतकाल में अगर आप पहाड़ों में भी गए होंगे तो वहाँ पर जो घर होते हैं उसमें विशेष कक्ष बना होता है। उस कक्ष में आपको दिखेंगे कि 2 महीने 3 महीने के राशन पानी तक इकट्ठा करके रखना पड़ता है और वहाँ पर ख़राब ना हो इस प्रकार से प्रबंध भी किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि सीजनल रूप से पहाड़ के बहुत सारे ऐसे हिस्से होते हैं जो बर्फ़बारी के कारण से कट जाते हैं। तो ऐसे में लद्दाख और कश्मीर घाटी के बीच में भी ठंड के महीनों में संपर्क जो है वह कट जाता था, बर्फ़बारी के कारण से, चरम मौसमी जो कारण होते हैं उसके कारण से। तब उसी में हमने सफलता प्राप्त की है। टनल की सबसे बड़ी सुविधा यही होती है कि भाई ऊपर बरसात है, बर्फ़बारी हो रहा है, कुछ भी है, आसानी से पार हुआ जा सकता है। जोजिला दर्रा सर्दियों में अत्यधिक बर्फबारी और शून्य से नीचे -30 डिग्री सी तक तापमान के कारण लगभग 6 महीने तक पूरी तरह से बंद रहता था। यह दर्रा है जो कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है। तो इस दर्रे से होकर के कुछ नहीं जा पाता था, इतनी तेज़ बर्फबारी और चरम मौसमी चीज़ें यहाँ पर हो जाती। -30 डिग्री सी में वाहनों को भी चलाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसी को लेकर के समारोह हुआ है, ब्रेक थ्रू समारोह। आप ये शब्द काफ़ी ज़्यादा देखेंगे न्यूज़पेपर में, जोजिला को लेकर के उपयोग किया जा रहा है। ब्रेक थ्रू समारोह का मतलब अभी उद्घाटन नहीं हुआ है बंधुओं। ब्रेक थ्रू वही जो टनल दोनों तरफ से जुड़ गए हैं, अर्थात सफलतापूर्वक टनलिंग का काम कम से कम पूरा हो गया है। अब उसको फिनिश किया जाएगा। अब उसके बाहरी चीज़ों पर थोड़ा सा काम बाकी है, बाकी जो मुख्य काम था वो हो चुका है।
तो यह इसीलिए इसको ब्रेक थ्रू समारोह का नाम दिया गया है, जिसमें कई सारे लोग शामिल हुए थे। नितिन गडकरी जी हैं, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं जम्मू कश्मीर के, और उमर अब्दुल्ला जो हैं वो भी यहाँ पर शामिल हुए थे। जोजिला सुरंग परियोजना क्या है, कब इसको बनाना शुरू किया गया, कितनी लंबी है, कौन सी कंपनी बना रही है, इन सब के बारे में हम लोग जरा देखेंगे। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 01 NH01, ये भी याद रखना है, NH01 सवाल पूछा जाता है, पर निर्मित की जा रही एक अर्ध निकासी एकल ट्यूब द्विदिशात्मक मतलब सिंगल ट्यूब है। जैसे टनल कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे एक गोलाकार हमने क्या बनाया, ट्यूब बनाया, और इसी में 2 वे कर दिया कि एक तरफ से गाड़ियाँ जाएंगी, एक तरफ से गाड़ियाँ आएंगी। एक होता है भाई डबल ट्यूब बनाया, एक ट्यूब से पूरी तरह से जाने के लिए और एक ट्यूब से पूरी तरीके से आने के लिए। थोड़ा सा चौड़ाई इनका ज़्यादा हो जाता है, लेकिन यह एकल ट्यूब है, द्विदिशात्मक है, बाई डायरेक्शनल है, आ जा सकती है एक साथ गाड़ियाँ इसमें। इस प्रकार से इसे डिज़ाइन किया गया है, तो इसको याद रखेंगे। देखिए क्या इसका प्राथमिक उद्देश्य कश्मीर घाटी, सोनमर्ग, लद्दाख, कारगिल और लेह के बीच में 12 मासी सड़क संपर्क सुनिश्चित करना है। वर्तमान में भारी बर्फबारी, भूस्खलन इत्यादि कारण लगभग वर्ष में 6 महीने तक यह बंद ही रहता है। इस परियोजना का शिलान्यास आधिकारिक रूप से वर्ष 2018 में PM मोदी के द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पर गए थे, उन्होंने इसका शिलान्यास किया था। अब इसका उद्घाटन भी वही करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी सबसे ज़्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी का कार्यकाल के दृष्टिकोण से देखेंगे तो उन्होंने उनके टेन्योर को तोड़ दिया, आगे बढ़ गए हैं वो। इसके बाद से वर्ष 2020 में निर्माण एजेंसी मेघा इंजीनियरिंग द्वारा न्यू ऑस्ट्रियल टनलिंग मेथड NATM तकनीक के माध्यम से इसकी वास्तविक खुदाई का काम 2020 में शुरू किया गया। 2018 में इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया मोदी जी ने, 2020 में इसमें टनलिंग का काम शुरू किया गया। किस कंपनी के द्वारा, तो मेघा इंजीनियरिंग के द्वारा। यहीं पर थोड़ा सा खुरापात तो करना ही चाहिए। देखिए मेघा इंजीनियरिंग के बारे में एक फैक्ट बताता हूँ। मेघा इंजीनियरिंग गॉट 14,400 करोड़ प्रोजेक्ट इन मुंबई मंथ आफ्टर 140 करोड़ बॉन्ड परचेज। इसने बीजेपी को 140 करोड़ का चंदा दिया बॉन्ड के माध्यम से, और उसके तुरंत बाद से इसको मुंबई में 14,400 करोड़ के प्रोजेक्ट मिल गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इस पर कुछ भी चर्चा नहीं करना। मेघा इंजीनियरिंग के पास काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जैसे जोजिला टनल का काम है। इसके अलावा कुडनकुलम परमाणु संयंत्र में भी कुछ हिस्सा जो निर्माण किया जा रहा है अभी, वो भी मेघा इंजीनियरिंग ही कर रही है। लेकिन इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगे कि NH और एक्सप्रेसवे जो कई सारे इसने बनाए वो इतने ख़राब क्वालिटी के थे कि बरसात में बह गए नीचे से। लेकिन टनल और परमाणु संयंत्र जो होते हैं, इसमें थोड़ी सी भी कोताही अगर होती है तो यह हमारे लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज हो सकता है। खैर जो भी है, इस कंपनी के द्वारा निर्मित किया जा रहा है। देखिए क्या है, ये जेड मोर टनल है, जिसके बारे में कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था। ये सोनमर्ग है। यहाँ पर आपको बालताल दिखेगा, यहीं से जोजिला टनल जो है बनाया जा रहा है। द्रास यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, अमरनाथ केव टेम्पल यहाँ पर है, तो यहीं पर जोजिला टनल है, यहीं पर जोजिला टनल है। जोजिला टनल यहीं पर है, जो कश्मीर घाटी को लेह लद्दाख से जोड़ने का काम करती है। सुरंग के दोनों छोर को आपस में जोड़ने का अंतिम ब्लास्टिंग कार्य 9 जून 2026 को पूरा हुआ, इसीलिए इसको ब्रेक थ्रू कहा गया कि इस टनल जो है दोनों तरफ से जुड़ गए। और पूरी तरह से समय रेखा फरवरी 2028 तय है। फरवरी 2028 में यह सभी के लिए ओपन हो जाएगा। सेनाओं के लिए इसी साल के 2026 के दिसंबर में इसे ओपन कर दिया जाएगा कि इमरजेंसी कोई सैन्य आपातकाल हो जाए तो सेनाएं इससे इस साल के दिसंबर माह से गुजर सकती हैं। ओके, यह किस जगह और हिमालय किस हिस्से में बनाया गया है, तो यह सुरंग भौगोलिक रूप से जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश के गंदरबल जिले सोनमार्ग को लद्दाख के केंद्रशासित प्रदेश के कारगिल जिले द्रास सेक्टर से यह जोड़ती है। लद्दाख के कारगिल जिले का द्रास सेक्टर और जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग के बीच में यह, अगर सटीक रूप से देखेंगे तो यह स्थित है। ठीक है, यह सुरंग हिमालय के महान हिमालय श्रृंखला के अंतर्गत आने वाले ऐतिहासिक जोजिला दर्रे के ठीक नीचे बनाई जा रही। जोजिला दर्रे के नीचे बनाई जा रही है ताकि दर्रा के ऊपर से तो मार्ग चल ही रहा है, वर्ष भर तो चल ही रहा है, वर्ष में से 6 महीने तो चल ही रहा है।
अगर 6 महीने जब वो ब्लॉकेट होगा तो यह 6 महीने आप नीचे से टनल होते हुए जा सकते हैं। तो ये इन्होंने काम किया है ताकि दो हमारे पास मार्ग रहें, एक रहेगा भाई सीजनल और एक रहेगा बारहमासी जो टनल हम बना रहे हैं। यह समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो इसे ऊंचाई पर एशिया की सबसे लंबी सुरंग बनाता है। इतनी अधिक ऊंचाई पर एशिया में और भी कोई सुरंग मौजूद नहीं है। 3000 मीटर पर सुरंग बनाना अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज होता है। यह संपूर्ण क्षेत्र अत्यधिक विवर्तनीय रूप से सक्रिय और भूकंप के जोन 4 में यह स्थित है, यानी कि यहाँ पर तीव्र गति के भूकंप आने की संभावनाएं होती हैं। हिमालय में है तो भूकंप तो आएगा ही भाई, काफ़ी ज़्यादा हमें इससे बढ़त मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सेनाओं को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा, क्योंकि सेनाएं सीजनल रूप से कहीं पर आए जाएं वो सही नहीं होता है। फर्टिलाइजर सब्सिडी बर्डन सेट टू डबल ऑन ग्लोबल सप्लाई क्रंच, मतलब कहा जा रहा है कि ग्लोबल सप्लाई तो फर्टिलाइज़र के प्रभावित हुए ही थे। पता ही है आपको, कच्चे तेल के बाई प्रोडक्ट के रूप में हम लोग उसी में से जो प्रोडक्ट मिलता है सल्फ़र वगैरह, उसी का उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, तो फर्टिलाइज़र बनाने में कच्चे माल के तौर पर करते हैं। तो जब कच्चे तेल के सप्लाई चेन में गड़बड़ी आएगी तो उससे जुड़े हुए सारे प्रोडक्ट के सप्लाई चेन में गड़बड़ी आ जाएगी, जैसे प्लास्टिक इंडस्ट्री, पॉली बैग इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, सभी जगहों पर यह आपको देखने को मिलेगा। तो सप्लाई अब सब्सिडी इस पर ज़्यादा पड़ेगा सरकार को। क्यों भाई? क्योंकि बाहर से हमें और ज़्यादा खरीदना पड़ेगा। इससे पहले भी इस प्रकार के सब्सिडी का बोझ बना था क्या? हाँ बिल्कुल बना था। जब रूस और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था 2022 में, तब जाके भारत सरकार को इसके सब्सिडी पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ा था। लेकिन तब एक चीज़ का फ़ायदा था। क्या फ़ायदा था भाई? कि उस समय तेल वगैरह की सप्लाई बाधित नहीं थी। फर्टिलाइज़र की सप्लाई ज़रूर बाधित हुई थी, क्योंकि इस प्रकार के रूस वगैरह देशों से हम फर्टिलाइज़र खरीदते थे। लेकिन तेल के कारण से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट उस समय काफ़ी सही था। सस्ता तेल हमें रूस से मिल रहा था। इस बार डबल हो गया भाई, सस्ता तेल भी नहीं मिल रहा है और फर्टिलाइज़र भी अब महंगा मिलेगा, उसके भी शॉर्टेज होने वाले हैं। इसी को ज़रा समझेंगे इस टॉपिक में। उसके बाद से ग्रीन यूरिया के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में यूपीएससी प्रीलियम 2026 में सवाल पूछे गए हैं और इसको हमने पढ़ा भी था। वैश्विक आपूर्ति संकट और भू राजनीतिक तनाव के कारण 26-27 से भारत का उर्वरक सब्सिडी बिल 3.4 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो कि बहुत ज़्यादा है। रक्षा बजट हमारा करीब में 9 लाख करोड़ के आसपास में है, 7 या 8 लाख करोड़ के आसपास में है, और उर्वरक पर हम 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करना पड़ता है सब्सिडी पर। सब्सिडी क्या होता है? मान लीजिए कि यूरिया का बैग जो है वो 30 किलो का बैग मानते हैं हम लोग, 30 kg का बैग है, वो मान लीजिए 1000 रुपये का मिल रहा है। कंपनी 1000 रुपये में बना रही है, लेकिन किसानों को तो हमें सस्ते यूरिया देना है। तो भारत सरकार इस कंपनी को बोलती कि आप इसे 500 में बेचो, बाकी 500 टका हम आपको दे देंगे। तो इससे क्या होता है भाई, किसानों को 1000 रुपये का यूरिया 500 में मिल जाता है, लेकिन सारा आधा खर्च किसके ऊपर में जाता है? तो सरकार के ऊपर में डायरेक्ट आधा खर्च आ जाता है। यह बजट अनुमान में तय किए गए 1.71 लाख करोड़ से 100% अधिक है, अर्थात दो गुना है लगभग में। यही इसमें बताया गया है कि इस बार के जो बजट सरकार ने बनाए वो बजट सारा हिल गया। काश यह युद्ध जनवरी में शुरू हो गया रहता तो सरकार बजट थोड़ा और प्रकार से बनाती, लेकिन इन लोगों ने युद्ध जो है वो मार्च महीने में शुरू किया, फरवरी के लास्ट में इन्होंने शुरू किया है। वैश्विक स्तर पर बोरी उर्वरक की लागत कोविड काल के बाद से 2900 रुपये से बढ़ करके 4500 तक पहुंच गई है। इसके विपरीत सरकार घरेलू किसानों को प्रति बोरी मात्र 300 के रियायती मूल्य पर उर्वरक बेचना जारी रख रही है, जिससे राजकोष पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। अगर किसानों को हम सस्ता उर्वरक नहीं देंगे, देखिए संकट किस प्रकार से साइकिल में आ गया है। सरकार अगर सस्ता उर्वरक नहीं देगी तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी कम हो जाने से क्या होगा भाई? कृषि उत्पाद महंगे हो जाएंगे। महंगा होने से क्या होगा? फूड इन्फ्लेशन फिर बढ़ जाएगा। फूड इन्फ्लेशन बनेगा तो क्या होगा? डिमांड कम हो जाएगा। डिमांड कम होने से क्या होता है भाई? सरकार के पास टैक्स कम जाएंगे, प्रोडक्शन कम होगा, तो यह चक्र पूरा बन जाएगा। इसलिए सरकार अगर सब्सिडी देती है, प्रोडक्शन सही होगा तो मार्केट में फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल रहेगा, बढ़ेगा नहीं दाम। ऊपर से किसानों का भला तो होगा ही। और अगर फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल रहेगा
तो खपत पर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। खपत जो है वो बढ़ता ही रहेगा, कम तो उतना नहीं होगा। अगर फूड, तेल सभी के दाम बढ़ जाएंगे तब तो बहुत ज़्यादा संकट हो जाएगा इकोनॉमी के लिए। देखिए अब कीमत के वृद्धि के क्या कारण हैं। सबसे पहला कारण वही है, ये जो दो चार पागल लोग हैं। बीबी नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, बोल नहीं सकता हूँ यहाँ पर कि तुम वो हो, है ना, तो वो सच में वही हैं, तभी तो हमारे लिए इतना बड़ा संकट खड़ा हो रहा है भाई। देखिए क्या है, इसके परिणाम स्वरूप यूरिया की आयात लागत कॉस्ट प्लस फ्रेट बढ़ करके $935 से 959 प्रति टन हो गई है। 1 टन यूरिया के लिए लगभग में हमें $1000 का खर्चा करना पड़ रहा है, जो पिछले वर्ष से 2 गुना है। यानी कि यूरिया आयात पर हमें 2 गुना पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। तेल आयात पर हमें 2 गुना पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, क्योंकि तेल पिछले साल $40 के एक बैरल थे, अब वह $100 के आसपास बैरल पर पहुंच गए हैं। $100 प्लस माइनस $10 के आसपास में उसका प्राइस चल रहा है अभी। आपूर्ति विविधीकरण, चीन जैसे वैश्विक आपूर्तिकर्ता युद्ध की स्थिति देखते अपने स्टॉक को रोक कर रख रहे हैं। उन्होंने बोला कि हम एक्सपोर्ट करेंगे ही नहीं, किसी को नहीं देंगे फर्टिलाइज़र। भारत इस कमी को पूरा करने के लिए रूस से आयात बढ़ाने के विकल्प पर विचार कर रहा है, लेकिन रूस से आयात बढ़ना मुश्किल है क्योंकि रूस के पास भी इसका शॉर्टेज है। राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, इससे राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। अनुमान है कि 13% यानी 22,033 करोड़ पे सब्सिडी में खर्च और अधिक आएगा, और इसके कारण से 3.62 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है हमारा क्या, तो बिल। 3F के संकट के बारे में बताया था वित्त मंत्री महोदया ने, फ्यूल, फर्टिलाइज़र एंड फॉरेन एक्सचेंज। ये तीनों ही संकट अब हमारे समक्ष हैं। फ्यूल, फर्टिलाइज़र एंड फॉरेन एक्सचेंज तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और अगर दाम बढ़ता है तो कालाबाजारी जैसे चीज़ों को अगर हम रोकें और इंडस्ट्री में हम इसका सप्लाई ना करें तो कुछ हद तक हम इसके खपत को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्री में भी तो उर्वरक का उपयोग होता है भाई, अलग अलग चीज़ों के निर्माण करने के लिए। तो सरकार ये ज़रूर सोच रही है कि हम कालाबाजारी को रोकें और किसानों तक पहुंचाएं सही से, जिससे क्या हो, हमें खपत कम करना पड़े इसके आयात पर। सबसे ज़्यादा कालाबाजारी बिहार से होकर के होता है, नेपाल वगैरह के लिए। अगर आप यहाँ पर तुलनात्मक रूप से बिल देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बिल सरकार का बढ़ रहा है। अब अनुमानित है कि 3.4 लाख करोड़ रुपए तक यह पहुँच जाएगा। हमें क्या समझना है, नैनो यूरिया के बारे में हमें समझना है कि नैनो यूरिया क्या है। इफ़को एक संस्था है जो हमें बचा सकती है, भारत सरकार की एक संस्था है। इसने बहुत ही अद्भुत सा चमत्कारिक सा एक आविष्कार किया था, लिक्विड यूरिया बना करके, नैनो यूरिया, जिसको पानी में आसानी से घोल दीजिए और छिड़क दीजिए। इससे खपत जो है यूरिया का बहुत कम हो जाता है, और साथ में हमें आयात पर भी कम पैसा खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि इसका निर्माण हमने ही किया पहली बार। यह इफ़को द्वारा विकसित किया गया अत्यधिक उन्नत यूरिया है, जिसके कणों का आकार 20 से 50 नैनोमीटर होता है। नैनोमीटर 10⁻⁹ को हम लोग कहते हैं, माइक्रो 10⁻⁻6 होता है, ये सब तो पता होगा आपको। तो इतना आकार इसका होता है, और इसके कारण से इसको नैनो यूरिया कहते हैं। नैनो यूरिया याद रखना है, सवाल पूछा जाता है, फर्टिलाइज़र, कृषि इत्यादि से एक सवाल की गारंटी होती है। कोई भी प्रीलिम एग्ज़ाम हो देश में, सिविल सर्विसेज स्तर का, यूपी वाला हो, बिहार का हो, केंद्र का हो, कोई भी हो, गारंटेड होती है। यह तरल रूप में उपलब्ध होता है, तरल रूप में उपलब्ध होता है, ज़रूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार भी यूपीएससी प्रीलिम में पूछा जा चुका है। उच्च दक्षता होती है, इसके पौधों द्वारा ग्रहण करने की क्षमता 80 से 85% तक होती है, जबकि पारंपरिक दानेदार यूरिया की दक्षता 30 से 40% ही होती है। पौधों द्वारा 80 से 85% इस यूरिया को कंज्यूम कर लिया जाता है, जबकि बाकी यूरिया को 30 से 40% तक ही कंज्यूम कर पाते, यानी कि हमें वो ज़्यादा डालना पड़ेगा तब जाके पौधों उसे ग्रहित कर पाएंगे। जबकि इसमें क्या है, कम यूरिया में ही पौधों को अच्छी खासी मात्रा में यूरिया प्राप्त हो चुकी है। ये आपको समझने की आवश्यकता है कि नैनो यूरिया की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, एब्जॉर्प्शन रेट पौधों का ज़्यादा होता है, क्योंकि लिक्विड फॉर्मेट में छोटे छोटे कण हम लोग दे रहे हैं। जबकि यूरिया अगर देखा होगा तो उसके कण मोटे होते हैं, वो अगर देते हैं उनका एब्जॉर्प्शन रेट कम होता है। ये आपको याद रखना है, यह सवाल पूछ सकता है। लागत और लॉजिस्टिक में भी कमी है भाई। इसकी मात्रा 500 मिलीलीटर की एक बोतल पारंपरिक यूरिया की एक पूरी 45 किलोग्राम के बराबर होती है। 500 मिलीलीटर की एक बोतल जो है नैनो यूरिया की, वो 45 किलोग्राम का जो बैग आता है, बैग देखा होगा, बोरा, यूरिया का बोरा देखा होगा आपने,
उसके बराबर इसमें इफ़िशियंसी होती है। समझिए ज़रा। तो ये बोतल तो आप जेब में लेकर के जा सकते हैं, बाकी उसके लिए आपको साइकिल पर लाद के या बाइक पर लाद के ले जाना पड़ता था पहले, यूरिया अगर देखा होगा तो ये इसमें अंतर होता है। ये हमारे लिए क्या हो सकता है? समाधान। क्या पढ़ा रहा था मैं इतने देर से? फर्टिलाइज़र संकट का स्वदेशी समाधान क्या है? सवाल आपसे पूछेगा मेंस एग्जामिनेशन में कि फर्टिलाइज़र का संकट है, बताइए इसका स्वदेशी समाधान क्या हो सकता है? ग्रीन यूरिया क्या है भाई? तो ग्रीन यूरिया का तात्पर्य यूरिया के विनिर्माण की प्रक्रिया से है, अर्थात यूरिया की जो बनाने की पूरी प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया स्टेप 1 से आउटपुट तक, इनपुट से आउटपुट तक, यह पूरी प्रक्रिया पर्यावरण हितैषी होने चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए। पर्यावरण हितैषी अर्थात पर्यावरण में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, इसी को हम लोग ग्रीन यूरिया कह देते हैं। इसका उत्पादन जीवाश्म ईंधन के बजाय नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सौर या पवन ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादित ग्रीन अमोनिया से किया जाता है। और इसी ग्रीन अमोनिया पहले हमने बनाया इको फ्रेंडली तरीके से, और उसी अमोनिया का उपयोग करके हम यूरिया बना रहे हैं। इस पूरे प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण का नुकसान जीरो हो गया, शून्य हो गया। तो फॉसिल फ्यूल पर जो हमारी निर्भरता है यूरिया को लेकर के, वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण से ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर विकल्प माना जाता है। लेकिन इसे बनाने की प्रक्रिया अभी भी भारत में प्रारंभिक दौर में ही है, प्रोडक्शन उस स्तर का नहीं है जिस स्तर का डिमांड है मार्केट में। शून्य कार्बन उत्सर्जन होता है इसमें, नेट कार्बन जीरो को हम प्राप्त कर सकते हैं, और आयात संप्रभुता को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसको ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कोचिंग सेंटर फायरिंग। वही पटना में खान सर और ज्ञान बिंदु के बीच में जो विवाद है, जिसमें ज्ञान बिंदु के जो हैं वो तो अभी तक शायद जेल में ही हैं। खान सर के गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगाया, लेकिन एंटीसिपेटरी बेल इन्हें भी नहीं मिला। जो न्यूज़पेपर ने छापा है उसके हिसाब से था। विवाद कब से शुरू हुआ? तो कांस्टेबल एग्ज़ाम को, बिहार कांस्टेबल एग्ज़ाम का रिजल्ट आया जिसमें 19,000 पद थे। ठीक है, एक इंस्टीट्यूट ने बोला कि हमारे यहाँ से 10,000 का सिलेक्शन हुआ, तो दूसरा बुरा मान गया। दूसरे ने बोला कि हमारे यहाँ से 12,000 का सिलेक्शन हुआ, क्योंकि टोटल पद कितने थे? तो 19,000 है ना। ये किस एग्ज़ाम के लिए हो रहा है? पुलिस एग्ज़ाम के लिए। पुलिस एग्ज़ाम के लिए पढ़ाने वाले लोग जो हैं वो जेल जा रहे हैं। पुलिस एग्ज़ाम के भर्ती में चोरी हो जाती है, पेपर लीक हो। अभी बिहार एसआई मेंस के पेपर लीक को लेकर के बच्चों ने प्रदर्शन भी किया है पटना में। सोचिए ज़रा, पुलिस एग्ज़ाम की भर्ती में पेपर लीक हो जा रहे हैं। किस तरह के पुलिस लोग बन रहे हैं जो पेपर चोरी से पास कर रहे हैं? किस तरह के पढ़ाने वाले संस्थान हैं जिनके ऊपर मारपीट, गोली, बम बारूद, बम चलाए हैं? पटना में 2019 से बम भी चला हुआ है। तो ऐसी स्थिति है। इस केस को ज़रा हम लोग समझेंगे। हमें लोगों से नहीं मतलब है, ना तो खान सर से ना तो रोशन आनंद सर से, दोनों ही सम्मानित होंगे भाई। लेकिन हमें समझना है इस टॉपिक में जो आपके करंट अफेयर के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, बस उसी को। उसके आगे ना तो मुझे बोलना है, ना तो मुझे समझना है, ना तो आपके काम की कोई चीज़ है इसमें जिसमें आप लगे रहें। मेन मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश के समक्ष अग्रिम जमानत की सुनवाई के दौरान आया। न्यायालय ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई 20 जून 2026 को फिर से सुनवाई की जाएगी। 20 जून 2026 को इसकी नेक्स्ट सुनवाई होगी। आरोप क्या लगे थे उन पर? पहले आरोप उन्होंने लगाया कि ज्ञान बिंदु ने जो भी किया है, गोली चलवाई है या लड़के भेज के मारपीट करवाए हैं। उसके बाद से इन्होंने उसके बाद से वीडियो वायरल हुआ जिसमें ज्ञान बिंदु ने आरोप लगाया कि इन्हीं के गार्ड के द्वारा फायरिंग की जा रही है। गार्ड के जो पुलिस के समक्ष बयान आए उसमें उन्होंने कहा कि खान सर के द्वारा उन्हें कहा गया कि भीड़ के ऊपर में गोली चलाओ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, न्यूज़पेपर में अभी मैं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि भीड़ के ऊपर गोली चलाओ ये जो शब्द है इसी के कारण से आर्म्स एक्ट लगा है, क्योंकि गार्ड ने कहा कि हमें इनके द्वारा कहा गया कि भीड़ के ऊपर गोली चलाओ। मुझे तो नहीं विश्वास हो रहा है कि वो कहेंगे कि भीड़ के ऊपर गोली चलाओ, कोई मूर्ख थोड़ी ना है। फिर भी ज़रा समझते हैं कि आर्म्स एक्ट इसमें क्यों लगा है और क्या है मुख्य मुद्दा जिसके कारण से इस प्रकार के गंभीर एक्ट, आर्म्स एक्ट कोई छोटा मोटा एक्ट नहीं है गुरु, बहुत ख़तरनाक एक्ट है ये। अगर कोई फंसता है तो बुरा फंसता है इसमें। इसकी शुरुआत मूल रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय आयुध अधिनियम 1878
आपने लिट्टन का नाम सुना है, तो लिट्टन के ज़माने में ही जो आप पढ़ते हैं कि भारतीयों को हथियार रखने से प्रतिबंधित किया गया था, ये वही एक्ट है, उसी ज़माने में लाया गया था। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, हथियारों को रखने से रोकना, ये लिट्टन के ज़माने का ही है। इसका मुख्य उद्देश्य 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारतीय नागरिकों को हथियार रखने से रोकना था, जबकि यूरोपीय नागरिकों को इससे पूरी तरीके से छूट प्राप्त थी। यह भेदभाव पर आधारित कानून था, इसीलिए इसका उस समय में विरोध किया जा रहा था कि भाई एक तरफ किसी का स्किन देख करके आप उसे बोल रहे हो तुम बंदूक रखो, तुम बंदूक मत रखो। भारतीय लोगों को कह रहे हो बंदूक मत रखो, और वाइट लोगों को आप कह रहे हैं कि बंदूक रखो। तो आर्म्स एक्ट जो है लिट्टन के ज़माने का ही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, ये सब उसी के समय में लाया गया था। वही था जिसने भारत में जब अकाल पड़ा हुआ था उस समय उसने भारत में राजा रानी के सम्मान में बहुत बड़ा भोज आयोजित किया हुआ था। आधुनिक आर्म्स एक्ट 1959 ईस्वी में बनाया गया। कब बनाया गया? 1959 ईस्वी में। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1959 में नया आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसे पुराने नस्ली और भेदभावपूर्ण कानून को समाप्त किया गया। यह अधिनियम भारतीय नागरिकों को आत्मरक्षा के लिए वैध रूप से लाइसेंस रखने का विन्यास प्रदान करता है कि आप हथियार रख सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक और किस प्रकार के, तो सैन्य ग्रेड के हथियार जो हैं वो नहीं आप रख सकते। मिलिट्री ग्रेड के वेपन आप नहीं रख सकते हैं। असॉल्ट राइफल्स नहीं रख सकते। अमेरिका में वो भी रख सकते हैं। अमेरिका में आपकी जो मर्जी आप मशीन गन घर में रखिए, उसकी भी इजाज़त होती है। गैर प्रतिबंधित बोर के तहत आम नागरिक आत्मरक्षा के लिए प्रशासन से लाइसेंस लेकर के 0.32 से लेकर के 0.22 कैलिबर के छोटे छोटे हथियार रख सकते हैं। इसके विपरीत प्रतिबंधित बोर के तहत स्वचालित और सैन्य ग्रेड के हथियार जैसे AK-47, इंसास राइफल, असॉल्ट राइफल जो होते हैं, उस प्रकार के चीज़ें केवल सेना और पुलिस के लिए है, आम नागरिक उसे नहीं रख सकते हैं। अर्थात दो नाली वगैरह, एक नाली वगैरह रख सकते हैं, छोटे मोटे आप रख सकते हैं, ग्लॉक पिस्टल वगैरह, वो भी लाइसेंस के तहत रख सकते हैं। बाकी इस प्रकार के राइफ़ल और आप नहीं रख सकते हैं। ये केवल पुलिस और सेना के लोगों के लिए है, आम नागरिकों के लिए पूरी तरीके से प्रतिबंधित होता है। ये 2019 में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया। वर्ष 2019 के संशोधन द्वारा एक व्यक्ति के लिए वैध हथियारों की अधिकतम संख्या को 3 से घटा करके 2 कर दिया गया। 2019 से पहले था कि एक व्यक्ति के नाम पर 3 लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं, लेकिन अब कर दिया गया कि 2 लाइसेंस आप रख सकते हैं, 2 लाइसेंस ही। इसके अतिरिक्त अवैध हथियार के निर्माण, तस्करी, उनके उत्सव कटी गोलीबारी, कैलिब्रेटरी फायरिंग, यही वो मुद्दा है जिसके तहत खान सर पर यह एक्ट लगाया गया है। इसमें है कि खुशी में जो फायरिंग की जाती हवाई फायरिंग वो, और भीड़ पर फायरिंग करना या भीड़ पर फायरिंग करने के आदेश देना, ये जो है ये इसके तहत में प्रतिबंधित है। इसी कारण से आर्म्स एक्ट लगाया गया है। उपयोग करने पर जेल की सज़ा और अत्यधिक कड़ा कर दिया गया है। इसको ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही खतरनाक है। बिना लाइसेंस का हथियार रखने पर 3 से 7 वर्ष का कारावास है। अवैध निर्माण, हथियारों की तस्करी 7 वर्ष से लेकर के आजीवन उम्र कैद है। अगर तस्करी वगैरह करते हैं वेपन का तो हर्ष फायरिंग या उत्सव कटी गोलीबारी जिसको कहा जाता है 2 वर्ष तक का कारावास, 1 लाख तक का जुर्माना अर्थात और दोनों ही लग सकता है। अब ज़रा समझेंगे कि कोचिंग इंडस्ट्री के मामले में कौन सी चीज़ों पर ध्यान दिया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता का भारत का यह नाम मुख्य आपराधिक कानून है, जिससे 1860 के औपनिवेशिक भारतीय दंड संहिता को पूरी तरीके से प्रतिभास आईपीसी की जगह पर BNS को लाया गया। अब इसी BNS के तहत में इस पर कार्रवाई की जाती है। दंड से न्याय की ओर संक्रमण था ये, जिसमें कहा गया कि भाई लोगों को पहले दंडात्मक दृष्टिकोण से पकड़ा जाता था IPS में, अब इसमें है कि न्याय के दृष्टिकोण को विशेष ध्यान रखा जाता है। पटना में क्या हुआ है, तो पहला उन पर लगा है अटेम्प्ट टू मर्डर। बहुत ही ख़राब एक्ट है, बहुत ही ख़राब धाराएं हैं। शिक्षक के ऊपर में ये सब लगना ही अपने आप में ही विरोधाभास है। यह धारा पूर्ववर्ती IPS की धारा 307 का स्थान पर लागू होती है। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसी मंशा या ज्ञान के साथ कोई कृत्य करता है जिससे किसी की जान जा सकती है, जैसे भीड़ पर गोली चलाने का आदेश देना, तो उस पर यह धारा लगाई जाती है। गार्ड ने ऐसा बोला है कि उन्होंने ऐसा किया है। बाकी विश्वास करना तो थोड़ा सा कठिन ही है, हो सकता है बोला हो, नहीं बोला हो, क्या माहौल था क्या नहीं हमें नहीं पता। एक और सर हैं, वो तो अभी तक जेल में ही हैं, जबकि उनके ऊपर जो आरोप लगा था वो तो उस CCTV वीडियो के बाद से गलत साबित हो गया था।
फिर भी वो जेल में है, उनको तो ज़मानत नहीं मिली है। तो यही चीज़ें हो रही हैं पटना में कोचिंग में। अब इसी के कारण से उन पर लगा है, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अग्रिम जमानत क्या होता है और कोर्ट ने जो किया है वो क्या होता है। कोर्ट ने उनकी जमानत, अग्रिम जमानत नहीं दी है अभी तक। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। ठीक है, कि पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी, मीडिया वालों के शब्द थे कि ठिकानों पर छापे पड़ रहे हैं। तो कोई टेररिस्ट हैं क्या, या कोई आपराधिक प्रवृत्ति के गैंगस्टर हैं क्या कि ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। व्हाट डू यू मीन बाय छापेमारी? इतनी बड़े संस्थान है, सब कुछ है, छापेमारी ठिकाने। तो मीडिया वाले भी अपना निकाल रहे थे खुन्नस। पता ही है आपको क्यों निकाल रहे थे? कुछ दिन पहले सर ने एक सरकारी कुत्ते को लात मार दिया था, तो वो कुत्ता सारे पीछे पड़ गए थे उनके। अग्रिम जमानत का सीधा अर्थ क्या है? गिरफ्तारी से पहले मिलने वाली जमानत। जब किसी व्यक्ति को यह पुख्ता आशंका होती है कि उसे किसी गैर जमानती अपराध के झूठे आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। लेकिन कहाँ पर? यहीं से सवाल बनेगा। पूर्व में यह प्रावधान भारतीय दंड संहिता सीआरपीसी धारा 438 के तहत विनियमित होता था। अब नए कानून के अनुसार से भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के धारा 482 के तहत में दिया जाता है। याचिका दायर करने के लिए भी फिक्स जगह होता है इसमें, वहीं पर आप दायर कर सकते हैं। इस याचिका को केवल सत्र न्यायालय या सीधे उच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है। निचली अदालतों के पास में अग्रिम जमानत देने का कोई अधिकार नहीं होता है। प्रीलिम में यहीं से सवाल पूछेगा कि एंटीसिपेटरी बेल जो आजकल चर्चा में है, क्या होता है, कहाँ दायर किया जा सकता है? मजिस्ट्रेट कोर्ट में नहीं दायर होता है, केवल सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में ही दायर किया जा सकता है। आपसे सवाल ये पूछेगा कि केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही दायर किया जा सकता है? नहीं, सेशन कोर्ट जो होता है, सत्र न्यायालय जिसे कहते हैं बंधुओं, वहाँ पर भी इसे दायर किया जा सकता है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, एंटीसिपेटरी बेल और आर्म्स एक्ट को ध्यान में रखिएगा। बाकी कोचिंगों के झगड़े मत पड़िए, कोचिंगों के झगड़े में पड़ने का कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। जो कोचिंग वाले हैं उनके पास खूब सारा पैसा है गुरु, उनका सब कुछ सेट है, तो आप अपना सेट करने पर ध्यान दें, वही सही रहेगा। FSSAI ने कहा कि रेहड़ी पटरी वाले, मिठाई की दुकान वाले, कोई भी जो खाना पीने का सामान बेचते हैं, उनको न्यूज़पेपर पर कुछ भी बेचने को लेकर के सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब आप इस पर नहीं बेच सकते हैं। 10 को पुरानी प्रथा थी भारत में कि भाई न्यूज़पेपर पर या किसी भी चीज़ पर किसी को दे दो खाने के लिए, लेकिन प्रिंटिंग स्याही की संरचनाओं के कारण से कैंसर फैलने का डर है और फैला भी है भारत में। वैसे ही कैंसर के पेशेंट सब ज़्यादा भारत में हैं, इसके कारण से FSSAI ने कहा कि यह गलत है, अब इसे हम पूरी तरह से प्रतिबंधित करते हैं। अगर आप फिर भी बेचते हुए पाए जाते हैं तो आपके ऊपर में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह मानक प्रिंटिंग स्याही मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 रासायनिक घटक से मिलकर के बनता है। रंजक और पिगमेंट जिसे हम लोग कहते हैं। स्याही को विशिष्ट रंग देने के लिए कार्बन ब्लैक, विभिन्न अकार्बनिक रसायन का उपयोग किया जाता है। इनमें सीसा, कैडमियम, क्रोमियम और बेरियम जैसी भारी धातुएं होती हैं, जिसको क्या कहा जाता है भाई? हैवी मेटल्स। ये हैवी मेटल्स जो होते हैं वो कैंसर के कॉज होते हैं, कारण होते हैं। इसके कारण से सरकार ने, FSSAI ने कहा है कि अब आपको न्यूज़पेपर या कुछ भी ऐसा जिस पर प्रिंट किया हुआ है, जैसे पसीना लगे हुए हाथ से अगर आप ATM से निकलने वाले जो रिसिप्ट होते हैं उसे टच करते हैं तो वो भी ख़राब होता है, नुकसान करता है, क्योंकि उस पर कच्चा प्रिंट लगा हुआ है, तो इसीलिए उसे भी नहीं टच करना चाहिए। ये पिगमेंट को कागज़ पर स्थानांतरित करने का माध्यम है। इसमें पेट्रोलियम से प्राप्त खनिज तेल, ट्यूलिन, जाइलिन और बेंजीन जैसे वाष्पशील कार्बनिक यौगिक होते हैं। जब उस पर गर्म खाना रखा जाता है तो ये आपके खाने के साथ में इम्प्योरिटीज़ के रूप में आपके शरीर में प्रवेश करते हैं और फिर आपके शरीर में यह कैंसर का कारण बनते हैं। रेजिन और बाइंडर्स ये स्याही को कागज़ की सतह पर चिपकाए रखने के लिए विनियामक गोंद का कार्य करते हैं, और यही गोंद जो है इनको चिपका करके रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर इनको मिले तो यह सक्रिय हो जाते हैं और फिर गोंद का काम करना बंद कर देते हैं और आपके खाने के साथ चिपक जाते हैं। इसे मुख्य रूप से फिनोलिक रेजिन, एल्किल रेजिन और पॉलीयूरेथेन का विधिक उपयोग किया जाता है। इसमें किसके रूप में? तो बॉन्ड के रूप में, बांधने के लिए गोंद के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। स्याही को जल्दी सुखाने, उसकी चमक बढ़ाने के लिए पॉलीएस्टराइजर जैसे थैलसेट, कोबाल्ट डाइट्स और सल्फोक्वेंट मिलाया जाता है। ये सब क्या है? तो भाई केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं एक स्याही के। क्या सभी को याद रखना है? नहीं, लेकिन ये तो ज़रूर याद रखिए कि भाई
केमिकल एडिक्टिव्स कौन से मिलाए जाते हैं, रेजिन या बाइंडर्स कौन से होते हैं, क्या मुख्य कंपोनेंट होता है, या कौन सी इम्प्योरिटीज़ होती है, हेवी मेटल कौन कौन से होते हैं, इसको तो ज़रूर ही याद रखिएगा। और किसी को याद रखें न रखें, हेवी मेटल्स कौन कौन से इसमें होते हैं जो कैंसर का कॉज बनते हैं, उसे ज़रूर याद रखना है। FSSAI ने बैन किया है इसको, ये भी ध्यान में रखना है। मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है इसका, सीधे सीधे हमारे शरीर में पहुंचते हैं ये। कैंसरकारी प्रभाव इनका बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसके कारण से ही WHO और पूरे दुनिया भर के स्वास्थ्य एजेंसियों ने इसे बैन किया हुआ है, लेकिन अपने यहाँ पर इसको धड़ल्ले से बेचा जा रहा था। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। सारा मैंने ये टॉपिक कवर कर दिया, मुख्य हिस्सा है इसका। बाकी इसका प्रभाव क्या है, तो लोग बीमार होते हैं, प्रदूषण फैलता है, श्वास संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं इसके। एक और टॉपिक रह गया है जिसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, GLP-1। यह डायबिटीज़ से जुड़े हुए ड्रग हैं, मतलब ओरल ड्रग है, मुंह से खाने वाली दवाई है, जो बहुत हद तक शुगर को, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसके बारे में हम लोग कल देखेंगे। आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। थैंक यू सो मच।